हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड क्ले मिनरल शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के हम लोग गेट की प्रीवियस ईयर 29 ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे करेंगे सॉल्व। तो चलिए चलते हैं आगे। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें जितना भी हो सके सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बना रहता है कि हम ऐसे और वीडियोज़ बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है यहाँ पे कि द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल इज। तो हमें पता होना चाहिए जो ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल होता है वो 0 to 20 होता है। जितना ज़्यादा वो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी सॉइल उतना खराब होता जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फिर सॉइल के ग्रुप इंडेक्स का क्या हो सकता है? 0 से 20 होता है। 0 मिनिमम है और 20 मैक्सिमम है, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंडी सिल्टी क्ले सिग्निफाइज दैट। तो अगर ये सैंडी सिल्टी क्ले लिखा हुआ है ना, तो कभी भी जब ऐसे नाम पढ़ते हैं ना तो जो अंत में लिखा होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ये सैंडी सिल्टी क्ले है यानी क्ले का मात्रा जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि क्ले सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन में देख सकते हैं आप कि द सॉइल कंटेन्स अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट्स सच एज। क्ले सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द ए लाइन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट सेपरेट्स ऑर्गेनिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक क्लेस। हाँ, तो ये बहुत सही लाइन है, ये ट्रू है, क्योंकि जो ए लाइन होता है या फिर अटरबर्ग लाइन होता है जिसके आईपी का फॉर्मूला होता है 0.73 इंटू WL-20, ये लिक्विड लिमिट है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये लाइन कुछ ऐसा होता है अटरबर्ग पे, ये ऐसा कुछ लाइन होता है जिसके नीचे यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल या फिर सिल्ट वगैरह होते हैं, ऊपर क्ले वगैरह सब होते हैं। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्लेस को अलग करता है। तो ये लाइन ट्रू है हमारी, तो ट्रू होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट इज। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि जो इक्वेशन होती है ए लाइन की होती है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0.73 इन ब्रैकेट लिक्विड लिमिट -20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर ए सॉइल हैविंग कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजुअली डिफाइन। ओके, तो मतलब अगर हमें ये पता है द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट पता है, ठीक है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता है, सॉइल जो कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन से आते हैं मतलब दोनों सेम जगह से ही हैं, रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूज, तो वो किस चीज को डिफाइन करेगा। तो ये जब दोनों कॉमन होते हैं ना, जैसे ए लाइन होता है तो वो क्या होता है, ए लाइन हमारा एक लीनियर लाइन होता है जो डिफाइन किसको करता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और वाटर लिमिट जो होता है, वाटर कंटेंट का जो लिमिट होता है उसके रिलेशन को। तो वो एक लीनियर रिलेशन होता है ना। तो अगर वो सेम कॉमन बैकग्राउंड से तो एक दूसरा लाइन होगा जो ए लाइन के पैरेलल होगा, उसको स्ट्रेट लाइन ही होगा जो ए लाइन के पैरेलल होगा उसको सिग्निफाई करेगा। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक सॉइल मास था जो 40% ग्रेवल रखता है, 50% सैंड है और 10% सिल्ट है। तो इसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? मैंने जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में एक बताया था कि नाम कैसे रखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन में पहले नाम दिया हुआ है जो भी सॉइल बनेगा इन कंस्टिट्यूएंट्स को मिला के। तो सबसे कम क्या है, सिल्ट, यानी सिल्ट जो होगा वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद नंबर पे आता है ग्रेवल, उसके बाद ग्रेवल आएगा, फिर आएगा सैंड, यानी कि उसका नाम कुछ सिल्ट, ग्रेवल और सैंड ऐसे कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पे है सिल्टी सैंडी ग्रेवल, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है सिल्टी ग्रेवली सैंड, ठीक है, ये एक पोटेंशियल सही ऑप्शन है। उसके बाद ग्रेवली, ये गलत और ये भी गलत, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर। तो सिल्ट को जब हम डिनोट करते हैं ना किसी नोटेशन से उसको एम कहते हैं, ठीक है, और सैंड को एस से डिनोट करते हैं, क्ले को सी से
और सैंड को एस से करते हैं, तो क्लेई सैंड है। तो जब भी नाम हम जिस ऑर्डर में लिखते हैं ना, उसके जस्ट उल्टे ऑर्डर में हम उसको सिंबल करते हैं, उसका ग्रुप का सिंबल को जस्ट उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्लेई सैंड है, यानी कि ये क्या होगा, एस सी, और ये है सिल्टी सैंड, यानी कि ये क्या होगा, एस एम। तो एस एम और एस सी किस में है, हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, लेबोरेटरी टेस्ट किया गया था सॉइल पे, जिसका रिजल्ट ये आया हमारा कि परसेंटेज फाइनर देन 4.75 इज 60। ओके, जो 4.75 से पास हो जा रहा है वो है 60%, और जो फाइनर है किससे, 75 माइक्रोन से, वो है 30%, और उसका लिक्विड लिमिट दिया है हमें, प्लास्टिक लिमिट दिया है, तो सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो जैसा आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि परसेंटेज फाइनर जो था 4.75 mm से कम कितना था, 60%, और इससे ऊपर था, इससे ज्यादा कम था 30%, यानी कि जो 60% था वो सैंड की कैटेगरी में, यानी सैंड मेजर रोल में है, तो सैंड तो होगा ही। तो ग्रेवल ये दोनों तो गलत है, ग्रेवल तो है ही नहीं, सैंड है वो। ठीक है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि ml और mi ऐसा कुछ होता नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। उसके बाद हमसे ये भी क्या कह रहा है, फाइन 30% प्रेजेंट था, और लिक्विड लिमिट जो हुआ है उसका लाई भी कर रहा है ऊपर वाली, नीचे वाली रीजन में, सॉरी, तो नीचे वाले रीजन में क्या होता है, हमारा सिल्ट होता है, तो इसका सैंडी सिल्टी सैंड होगा इसका आंसर, जो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60। ओके, लिक्विड लिमिट हमें दिया हुआ है, WL की जो वैल्यू दी हुई है हमें 60 दी हुई है, और प्लास्टिक लिमिट की जो वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है, 20, यानी WP हमें दिया हुआ है 20। एज पर प्लास्टिसिटी चार्ज अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन, तो सॉइल को कैसे क्लासिफाई करेंगे। पहले तो नॉर्मल हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लेंगे, वो क्या होता है, WL माइनस WP, तो ये हो जाएगा हमारा 40%। और जब हम चार्ट के मुताबिक निकालेंगे तो 0.73 इंटू 60 माइनस 20, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें पहले तो आईपी पता चल गया नॉर्मल वाला जो कितना होगा सॉइल का, उसके बाद चार्ट के हिसाब से जो आईपी होगा वो 29.2% आएगा। तो हम चार्ट के मुताबिक देखते हैं, ये जो 35% पे एक लाइन डिवाइड होता है अटरबर्ग चार्ट में, और एक 50% पे, और ये हमारा क्ले जो है लोअर कंप्रेसिबिलिटी है, ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी और ये हाई कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से है। तो ये 60 आया है। पहली बात तो हमें जो लिक्विड लिमिट दिया था वो 60 दिया था, यानी 50 के पार चला जाएगा। तो 60 पे जो हमें आ रहा है वो आईपीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 29.2, ये 29.2 आ रही है, और नॉर्मल जो सॉइल है वो कितना है, 40%, यानी और इससे ऊपर ही होगा। तो जो हमारा पॉइंट है वो किस रीजन में लाई कर रहा है, क्ले, जो कि हाईली कंप्रेसिबल होगा, यानी सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट स्मॉलर देन 2 इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। तो हाँ, ये सही बात है कि अगर 1 होता है कोएफिशिएंट, ये CU की वैल्यू जो होती है, ये CU की जो वैल्यू होती है D60/D10, अगर ये 1 के करीब होता है, ये 1 के करीब होता है तो वो ज्यादा यूनिफॉर्म माना जाता है। अगर वो 2 से छोटा है, यानी कि 1 के ही पास मान सकते हैं उसे हम, तो वो ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, कंसीडर कर सकते हैं उसे यूनिफॉर्म, उसीलिए ये ऑप्शन जो होगा, ये जो क्वेश्चन होगा हमारा ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ नियरली सेम साइज। जब सेम साइज के होते हैं उन्हें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहते हैं, सेम साइज के होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू क्लासिफिकेशन ऑफ। तो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो जो अटरबर्ग चार्ट था, प्लास्टिसिटी चार्ट, वो कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर मेड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सैंड सैंपल हैविंग द सेम रिलेटिव डेंसिटी, आइडेंटिफाई इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पहला सेंटेंस ये कह रहा है, पुअरली ग्रेडेड सैंड्स विल हैव लोअर फ्रिक्शन एंगल देन द वेल ग्रेडेड सैंड्स। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है,
क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि पुअरली ग्रेडेड सैंड होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि मतलब लोअर फ्रिक्शन तो होगा ही उसका, मतलब जैसे कि आ, जो फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है ना सैंड्स या फिर किसी भी केस में, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग या फिर अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, उन मान लीजिए कि जैसे कि अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है या फिर वेल ग्रेडेड सैंड है, उसमें हर टाइप के पार्टिकल्स होंगे, तो हर टाइप के अगर पार्टिकल्स होंगे तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर पुअरली ग्रेडेड सैंड ही है लेकिन अगर उसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो वो अच्छे से फ्रिक्शन दिखा सकता है इंटरलॉकिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ये जो कह रहा है कि पुअरली ग्रेडेड सैंड जो होगा वो लोअर फ्रिक्शन होगा वेल ग्रेडेड सैंड से, ये तो गलत है, क्योंकि दोनों केस हो सकता है। अगर वेल ग्रेडेड सैंड अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो पुअरली ग्रेडेड सैंड भी तो ज़्यादा फ्रिक्शन शो कर सकता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये कह रहा है हमसे कि द पार्टिकल साइज हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन फ्रिक्शन ऑफ सैंड्स। तो हाँ, ये सही बात है। अगर छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है, बड़े पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो ट्रू है, फर्स्ट गलत है, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है डेटा फ्रॉम सीव एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सॉइल सैंपल शोड दैट 67% पार्टिकल्स पास्ड थ्रू 75 माइक्रोन आईएस सीव। ओके, मतलब 75 माइक्रोन के जो आईएस सीव था उससे 67% पार्टिकल पास कर जाते हैं, और द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ फाइनर फ्रैक्शन वाज फाउंड टू बी 45 एंड 33। यानी कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी दी हुई है उसकी 45%, और फिर प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू दी हुई है 33%। ठीक है, तो अब ये हम पहली बात तो आईपी निकाल लेंगे इसका कि आईपी होगा कितना। तो पहले नॉर्मल अगर आईपी हम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, लेकिन अब चार्ट वाला आईपी जब निकालेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 75% से तो वो छोटा था, यानी कि वो फाइनर तो है। ठीक है, तो उसमें अगर ये 50% से ज़्यादा पास कर जा रहा है 75 माइक्रोन से, यानी कि वो सैंड वाला केस तो नहीं है, सैंड है उसमें लेकिन कम है, उसमें ज़्यादा सिल्ट और क्ले है। ठीक है, और हम जब आईपी कैलकुलेट करते हैं तो पहला तो हमें 8% आ जाएगा, दूसरा हमें आईपी जो चार्ट का है वो 18.25% आ रहा है। अब जब हम वो जो प्लास्टिसिटी चार्ट था उसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा 35% वाटर कंटेंट पे एक लाइन होता है और एक 50 पे होता है लिक्विड लिमिट पे। तो ये 45 वाला कितना आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। और जो लाइन को अटरबर्ग लाइन ए लाइन को जो क्रॉस कर रहा है उस पे मेरा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया हुआ है 18.25। तो 8 जो परसेंट होगा वो तो नीचे ही होगा, और नीचे वाले एरिया में ये जो पार्ट है इस पार्ट में हमें पता है कि एम आई होता है। तो एम आई यानी कि ये जो सिल्ट होगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी के साथ, तो यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन का मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन सॉइल सैंपल यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड सीव आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल 200 ग्राम was retained on 600 micron sieve, 250 gram was retained on 500 micron sieve and 50 gram was retained on 425 micron sieve। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताना है और क्लासिफिकेशन सॉइल का कैसे करेंगे हम। तो हम जैसे चार्ट बना लेते हैं इसका। पहले कितने सीव थे, एक 600 माइक्रोन का था और एक कितने का था 500 माइक्रोन का था एक, और एक 425 माइक्रोन का था। और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि कितने कितने वेट हमें पास हो गए। तो जो भी वेट रिटेन हुए, जो वेट रिटेन हुए, सॉरी परसेंटेज रिटेन नहीं, जो वेट रिटेन हुए वो कितना कितना हो जाएगा। 600 के केस में कितना रिटेन हुआ था 200 ग्राम्स, इसमें 250 ग्राम्स, और इसमें कितना हुआ था 50 ग्राम्स, और टोटल वेट कितना था 500 ग्राम्स। तो परसेंटेज रिटेन कितना हो जाएगा, परसेंटेज रिटेन कितना हो जाएगा हमारा, तो 250, ये तो 50% यही हो गया, उसके बाद 10% ये हो गया और ये 40%। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव जो परसेंटेज था वो निकाल लेंगे हम। तो ये 40, ये 40%, ये हो जाएगा 90 और ये हमारा 100। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि परसेंटेज फाइनर हमारा क्या होता है, परसेंटेज फाइनर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि परसेंटेज फाइनर हमें निकालना हो तो 100 में से हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो आता है उसे माइनस कर देते हैं।
तो 600 के लिए हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, कितना परसेंटेज फाइनर आ रहा है, ये 60% फाइनर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 10% फाइनर। और D60 या D10 को हम कहते क्या है, D60 मतलब होता है कि इस डायमीटर से इस डायमीटर के जो भी होंगे वो 60% फाइन होंगे उस साइज ऑफ सीव के लिए। यानी कि जो 600 माइक्रोन है वो D60 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 500 माइक्रोन का जो सीव है वो D10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें 10% फाइनर आ रहा था। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, D60 बाई D10। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, D60 कितना था, 600 माइक्रोन अपॉन 500 माइक्रोन। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 1.2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज, तो सॉइल को आप कैसे क्लासिफाई कीजिएगा। तो पहली बात तो ये 425 माइक्रोन से, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे Cu की वैल्यू निकाले थे 1.2, और हम जैसा कि देख सकते हैं 4.25, ये जो 50% से ज्यादा पार्ट है वो सैंड के हिस्से में आ रहा है, ठीक है। तो ये है तो सैंड ही, तो ग्रेवल वाले ऑप्शन तो दोनों गलत हो जाएंगे। उसके बाद Cu जो है Cu जो है 6 से कम है, Cu की जो वैल्यू है वो 6 से कम है, 6 से ज्यादा नहीं है, यानी कि ये वेल ग्रेडेड कंडीशन नहीं है, ये पुअरली ग्रेडेड कंडीशन, यानी सैंड पुअरली ग्रेडेड कंडीशन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, सीव एनालिसिस ऑन ए ड्राई सॉइल सैंपल ऑफ मास 1000 ग्राम showed that 980 gram and 270 gram of soil passes through 4.75 and 0.075 mm sieve, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि जो 1000 ग्राम सॉइल था उसमें से 980 ग्राम जो था 4.75 mm से पास कर गया, और 75 mm से जो पास किया है वो था 270 ग्राम। यानी कि जो मैक्सिमम एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो कि रीजन है किसका, सैंड का। सैंड रीजन में एक बहुत ज्यादा बड़ा वेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द लिक्विड फ्रैक्शन, द लिक्विड लिमिट, द फ्रैक्शन का लिक्विड लिमिट, और वो दिया है हमारा प्लास्टिक लिमिट 40 और 80%, 18%। तो हमें कह रहा है कि सॉइल किस रीजन में होगा। तो पहली बात तो हमें अगर इसका प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट दिया है तो नॉर्मल आईपीएम निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा हमारा 22%, और चार्ट वाला आईपी जो हम निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.73 इंटू 40 माइनस 20, तो 20, ये हो जाएगा हमारा 7.3 इंटू 2 1.46, सॉरी 14.6, ये हमारा आ जाएगा 14.6, ठीक है। तो ये 14.6 चार्ट वाला प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ रहा है, और नॉर्मल प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना आ रहा है 22। तो हम जब देखेंगे तो ये जो वाटर लिमिट था ये कितना था 40%, ये 35 और 50 के बीच में आएगा, 35 और 50 के बीच में आएगा लिक्विड लिमिट में। यानी कि इसके बीच में हमारा क्या होता है, नीचे हमारा होता है MI और ऊपर होता है CI, लेकिन जो IP की नॉर्मल वैल्यू है वो चार्ट वाले वैल्यू से ज्यादा है, यानी वो CI रीजन में है, यानी कि वो क्ले रीजन में ज्यादा है। तो पहली बात तो वो सैंड है, दूसरा वो क्ले रीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा क्ले सैंड। तो ये जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रिजल्ट फॉर सीव एनालिसिस इज कैरिड आउट विथ 3 टाइप ऑफ सैंड PQR, ठीक है। PQR से हम सीव एनालिसिस किए थे, जिससे मेरा फाइनेस मॉडुलस FMP, FMQ और FMR आया है। तो इट कैन बी स्टेटेड दैट, जब भी ऐसा कोई केस होता है ना, जब सीव साइज से रिलेट करते हैं तो उसमें हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ही लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो क्या होगा, सेंटर वाला जो फाइनेस मॉडुलस होगा यानी FMQ जो होगा वो रूट अंडर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि FMR इंटू FMP, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। As per Indian standard soil classification system, a small silty clay with liquid limit of 40% and plasticity index कितना दिया हुआ है 28%, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे हम।
ठीक है, तो पहली बात तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स पहले ही दे दिया है कि 28% है। अब हम चार्ट के हिसाब से प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 0.73 इंटू 40 माइनस 20। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 14.6 आ जाएगा परसेंट। ठीक है, तो चार्ट वाला तो पहली बात कम है। उसके बाद हमें लिक्विड लिमिट दिया है 40%, जो कि लाई करेगा किसके किसके बीच में, 35% वाला और 50% के बीच में, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला जो इस लाइन के नीचे होता है, यहाँ पे हमारा MI आता है और यहाँ पे CI आता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये IP जो है हमारा ऊपर लेके जा रहा है, तो ये CI के पास लेके जा रहा है, तो B जो ऑप्शन होगा हमारा क्ले इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो B को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए लाइन का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ए लाइन का एक्सप्रेशन सबको पता है 0.73 WL-20 होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी प्लास्टिक इन वाटर कंटेंट रीजन, किस प्लास्टिक पाया जाता है। तो पहली बात मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे ये जो केस होता है ये होता है लिक्विड स्टेट वाला, लिक्विड स्टेट वाला, ये होता है प्लास्टिक स्टेट। यहाँ पे क्या होता है लिक्विड लिमिट और यहाँ पे होता है प्लास्टिक लिमिट। यानी कि लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 48%, और प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे 26%। तो हमारा नॉर्मल IP जो होगा वो कितना आ जाएगा 22%। ठीक है, उसके बाद फिर हम चार्ट वाली जो IP की वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 0.73 इन ब्रैकेट 48 माइनस 20। तो हमारा जो चार्ट वाला IP आ रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू वो आ रहा है 20.44। ठीक है, तो हम फिर से वही अगर चार्ट बनाएंगे एटलबर्ग वाला, तो ये लाइन होता है हमारा ये 35, ये होता है 50 और 48 कहाँ लाइन करेगा इन दोनों के बीच में। और IP की वैल्यू जो लाइन पे होगी उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, वो दी हुई है 20.44%। और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये 22 तो ज्यादा ही होगा ना, तो ऊपर आ जाएगा, तो ये रीजन किसका होता है CI का रीजन होता है। तो CI जो होगा हमारा D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द चार्ज ऑन केवलानाइट इज ड्यू टू 1 एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूशन फॉर एवरी 400 सिलिकॉन आयन। तो ये जो है वो गलत है, ऐसा इलाइट के लिए ट्रू होता है, ये क्योनाइट के लिए नहीं होता, ये इलाइट के लिए होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा हमारा, फॉल्स मार्क कर देंगे इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम इसे ये कह रहा है द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरीली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये जो होता है वो मॉन्ट मोरिलोनाइट के कारण होता है, ये सबसे ज्यादा स्वेलिंग क्रिएट करता है, नेचर का होता है। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो C को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली, जो यूजुअली शेप होता है ना क्ले पार्टिकल का वो फ्लेकी ही होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा वॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये B ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, B को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था क्ले मिनरल प्राइमरीली गवर्निंग द स्वेलिंग बिहेवियर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल मॉन्ट मोरिलोनाइट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वेलिंग इसी की पाई जाती है और ब्लैक कॉटन सॉइल में यही पाया जाता है। तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो D ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड। तो पोटेशियम बॉन्ड से जो हेल्ड किया जाता है वो होता है इलाइट। इलाइट जो मिनरल होता है क्ले मिनरल, वो पोटेशियम बॉन्ड से हेल्ड किया जाता है। तो B ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का जो था सारे 29 ईयर के जो भी क्वेश्चन थे गेट में आए हुए सब खत्म कर लिए। ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।